हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम विस्कोसिटी का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब किसी सरफेस पर वाटर फ्लो होता है या कोई और भी लिक्विड फ्लो होता है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ठीक? उसमें जो जैसे रिवर में फ्लो हो रहा है वाटर, उसमें जो नीचे का सरफेस है वो सॉलिड है, ठीक? उसको हम थ्योरी में नेचुरल है कि सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी 0 होगी। उसके कांटेक्ट में जो वाटर होगा उसकी वेलोसिटी को भी 0 लेते हैं। उसके बाद ऊपर की जो लेयर है उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा कि जैसे ये आपका यहाँ पर कोई सरफेस है और जो यहाँ अपर लेवल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर और कम होगी। ये वेलोसिटी वेक्टर बना रखे हैं। ये ऐसे वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है? तो इनकी जो लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर होती हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, ठीक? तो फ्रिक्शन जो है ये डिफरेंट लेयर, जैसे ये लेयर हो गई, एक लेयर ये मान ली, इनके बीच में जो होगा उसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं या विस्कस फोर्स। तो आप हेडिंग डालें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिखा? देखिए, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में हमने कल बता दिया था लिक्विड और गैस दोनों आती हैं। विस्कोसिटी is the property of fluid by virtue of which an internal frictional force by virtue of which an internal frictional force comes into play. Viscosity is the property of the fluid by virtue of which an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion. When the fluid is in motion in the form of layers, having relative motion, रिलेटिव मोशन ही है, ऊपर वाली लेयर का मोशन ज्यादा है, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही। हैविंग रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। क्या लिखा? हैविंग रिलेटिव मोशन। इसके बाद रिलेटिव मोशन के बाद लिखें इट अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर वहां से हटा दें। नहीं, हैविंग रिलेटिव मोशन, उसके बाद लिखें इट अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। इट अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। Viscosity is also called fluid friction or viscous drag, DRAG. Viscosity is also called fluid friction और विस्कस ड्रैग। एक फ्रिक्शन पहले पढ़ते थे न्यूटन्स लॉ में, वो सॉलिड सरफेस के बीच में है, ठीक है ना? ये लिक्विड उसके बीच में है सरफेस में। नेक्स्ट हेडिंग डालें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप डायग्राम बना लें। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ये v प्लस डेल्टा v भी ले सकते हैं या dv। इसके नीचे जो वेलोसिटी होगी v माइनस dv। रिवर का फ्लो है, इसकी हाइट h ले लेगा यहाँ। ये वाटर का फ्लो है हॉरिजॉन्टल लेवल पर, नीचे का जो बेस है वो सॉलिड, जो लेयर इसके टच में है उसकी वेलोसिटी 0, सॉलिड।
स्मॉल चेंज में dV ले लिया, नहीं तो डेल्टा V भी आप लिख सकते हैं। लिखिए कंसीडर ए फ्लूइड फ्लोइंग, कंसीडर ए फ्लूइड फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजेंटल सॉलिड सरफेस, consider a fluid flowing over a horizontal solid surface which is at rest. Consider a fluid flowing over a horizontal solid surface which is at rest. Let motion is steady. Motion is steady. The streamlines are horizontal lines. The streamlines are horizontal lines. The layers of liquid at solid surface, the layers of liquid at solid surface has zero velocity. Has zero velocity. And other layers move parallel to it. And other layers move parallel to it with gradually increasing, parallel to it with gradually increasing velocity. Gradually increasing velocity from one layer to the next. Gradually increasing velocity from one layer to the next. Velocity of layer is proportional to the distance from, velocity of layer is proportional to its distance from stationary layer. Velocity of layer is proportional to its distance from stationary layer. Such a flow in which liquid moves in layers, is known as laminar flow. Is known as laminar flow. नेक्स्ट पैरा में लिखना, नेक्स्ट पैरा में लिखें, देखिए कंसीडर टू लेयर्स ऑफ लिक्विड separated by, consider two layers of liquid separated by डिस्टेंस डेल्टा वाई, हम डी वाई भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, डिस्टेंस डेल्टा वाई, हैविंग वेलोसिटीज v प्लस डेल्टा v एंड v. कॉमा लगा के लिखते हैं, कंसीडर टू लेयर्स ऑफ लिक्विड सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा वाई हैविंग वेलोसिटीज v प्लस डेल्टा v एंड v. डायग्राम बना दें नीचे. कंसीडर टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये तो लिख लिया अभी, वो नहीं, एक ही पैरा अभी नोट कराया. कंसीडर टू लेयर्स ऑफ लिक्विड सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा वाई हैविंग वेलोसिटीज v प्लस डेल्टा v एंड v. उसके नीचे ये डायग्राम बनाएं, ठीक.
आप बता रहे हैं लिखने के लिए? लिखिए द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस क्या होगा यहां पर? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई is known as velocity gradient, is known as velocity gradient, and in limit delta y tends to 0 and in the limit delta y tends to 0 it can be written dv upon dy, दोनों ही लिख सकते हैं आप। And in limit delta y tends to 0 it can be written as dv upon dy। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ गए होंगे, क्या यूनिट होगी इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की? जरा बताएं, वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, ये दोनों कैंसिल, तो यूनिट आई 1/सेकंड, डायमेंशन टी पावर -1। और किसकी होती है ये डायमेंशन या यूनिट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट लिख दिया ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब फिर नेक्स्ट लाइन से लिखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, एक ही जैसा है, अगर पेपर में ये बना देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा वी लिख दें या डीवी बाई डी वाई लिख दें तब भी चलेगा। लिखे अकॉर्डिंग टू न्यूटन viscous force depends upon, viscous force depends upon number 1 the area of the layers in contact, the area of the layers in contact यानी F प्रोपोर्शनल A, ब्रैकेट में लिख दो F प्रोपोर्शनल A, एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टेक्ट ब्रैकेट में F प्रोपोर्शनल A। सेकेंड पॉइंट, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट F प्रोपोर्शनल dV अपॉन dy, F प्रोपोर्शनल dV अपॉन dy, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो F प्रोपोर्शनल एरिया dV अपॉन dy, इसको इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, प्लस माइनस लगाएं फार्मूला में। ईटा ए और dV बाई dy, एरिया हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया। लिख दीजिए वेयर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिंपली विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, वेयर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेचुरल है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां पर अगर आपका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा और dV बाई dy ये 1 पर सेकंड होगा, तो फिर F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा हो गया। इसी से डिफाइन कर लेते हैं डिफिनीशन विस्कोसिटी कोफिशिएंट, जैसे अदर फिजिक्स में फार्मूलों में डिफिनीशन बनाई जाती है वैसे यहाँ पर भी एरिया को 1 कर दें और dV बाई dx को या dV बाई dy को 1 कर दें, इसको भी 1 ले लिया, ठीक है। किसी किसी बुक में जैसे x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ Vx लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नीचे लिख दें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड
as the viscous force coefficient of viscosity is defined as the viscous force per unit area, coefficient of viscosity या eta लिख दें, is defined as the viscous force per unit area of contact between two layers, per unit area of contact between two layers having a unit velocity gradient, having a unit velocity gradient, having a unit velocity gradient। इसमें फार्मूले में एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना, यहाँ जो ये एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल नहीं है, क्योंकि बहुत जगह एरिया क्रॉस सेक्शनल होता है। यहाँ पर एरिया जो है अगर कोई वो दिया हुआ है तो कौन सा एरिया है, ये सरफेस एरिया है, समझ गए ना। यानी जैसे लेयर फ्लो हो रही है तो जहां तक ये फोर्स पूछेंगे तो जो एरिया मल्टीप्लाई होगा वो सरफेस का, लेयर का, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शनल नहीं है एरिया जो है। यहां पर प्लस माइनस साइन क्यों लगा है, क्यों न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स इक्वल और अपोजिट लगेगा। ऊपर की लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की लेयर की वेलोसिटी कम है। ऊपर की लेयर नीचे वाले को आगे खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स डालकर। लिखिए प्लस माइनस साइन इंडिकेट दैट, प्लस माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स एफ बिटवीन टू लेयर्स, प्लस माइनस साइन इंडिकेट दैट force F between two layers is a mutual interaction force, mutual interaction force। जरा ये बताएं कि जो नीचे की लेयर होगी उसमें किधर लगेगा और ऊपर की लेयर में किधर लगेगा। बताएं ना। ऊपर वाली जो लेयर होगी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये नीचे वाले की वेलोसिटी कम है। ये वाली लेयर इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी और ऊपर वाली नीचे वाले को आगे ले जा रही है, बढ़ाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो इस वाले में जो नीचे वाली लेयर में लगेगा वो फॉरवर्ड लगेगा और ऊपर वाली लेयर में बैकवर्ड लगेगा। यहां पर नीचे नोट कर दें आप, लिखिए on the layer, इसमें लेयर को जो है वो ए और बी बना लें ऊपर आप। जैसे एक ये लेयर दी हुई है, इसमें फोर्स पीछे की तरफ, नीचे लिख दें आप बाकायदा, एक प्लेट बना दें, उसमें फोर्स जो है लिखिए ऑन द लेयर ए, कॉमा लगाएं, द लेयर एबव इट exert a force in the forward direction, the layer above it exert a force in the forward direction while the layer below it exert an equal force। लिखना below it exert an equal force in backward direction, layers below it exert an equal force in the backward direction। यानी एक लेयर में ध्यान दें, जैसे ये एक लेयर है तो ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा, ऊपर वाली लेयर जो है आगे जा रही है तो इसको किधर ले जाएगी, आगे की तरफ, और नीचे वाली लेयर इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। डायरेक्शन ध्यान रखना, जरा कहीं पूछ दें। इसके बाद आप यूनिट लिखें, इसमें क्या बनेगी, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की यूनिट बताएं जरा, फार्मूले से डायमेंशन निकाल रखी थी वहां पर,
ईटा इज इक्वल टू एफ, वहां से देखें फार्मूला में डेल्टा वाई लिख सकते हैं, डेल्टा वाई नीचे एरिया और डेल्टा वी, ठीक है ना। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड, ठीक, नोट करें यूनिट। ये यूनिट है, ये लेयर बता रहे थे, आप ऐसे समझ लें ये कोई भी लेयर है, इसके ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ इसमें फोर्स डालेगी आगे की तरफ, हाँ, तो जा कैसे रही, ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सभी आगे जा रही हैं, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की कम होती चली जाती है, तो जो नीचे की लेयर है वो इसमें पीछे की तरफ फोर्स डालेगी, ऊपर की लेयर आगे की तरफ फोर्स डालेगी। अरे लेयर तो एक ऊपर नीचे सभी हैं, जैसे एक लेयर ये है, इसके ऊपर भी लेयर है, नीचे भी लेयर है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो ऊपर वाली लेयर इसमें किधर डालेगी, फॉरवर्ड, नीचे वाली लेयर बैकवर्ड, उसको स्टेटमेंट को देखना ठीक से। हाँ, यूनिट नोट करें जल्दी, ये पास्कल सेकंड भी होगी या न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड भी होगी, इसे केजी में बदलेंगे तो क्या बनेगा, केजी में चेंज करें जरा जल्दी लिखें यूनिट को, न्यूटन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर है और ये सेकंड है, तो ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका केजी सेकंड पावर -1 मीटर पावर -1, केजी पर मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड, यूनिट कन्वर्ट करें जल्दी, यूनिट में क्या प्रॉब्लम है, डायमेंशन निकाल लेंगे, डायमेंशन इसकी हम L-1 T-1 आती है, वो भी साइड में नोट कर देना कहीं, डायमेंशनल फार्मूला, ये जो आपने यूनिट लिखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और ये सभी एसआई हैं, एमकेएस में हैं, इसी को हम जो है वो पॉजली भी बोलते हैं, यहां पर लिख लिए यूनिट, ये इसी में नीचे लिखा है 1 पॉजली, पॉजली की स्पेलिंग नोट करें, POISEUI, POISEUILLE, एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, पॉजली में इसमें नहीं लगाएं एपोस्ट्रोफी, केवल पॉजली, 1 पॉजली को स्टार्ट में PL बोलते हैं, 1 PL इज इक्वल टू, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या न्यूटन पास्कल सेकंड लिख दो, पास्कल सेकंड, इसे नाम है साइंटिस्ट का, 1 पॉजली इज इक्वल टू पास्कल सेकंड या न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, समझ गए ना, ये दोनों एक ही हैं, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर सेकंड या पास्कल सेकंड, ठीक, इसी को पॉजली बोलते हैं, डायमेंशन और यूनिट, इनकी यूनिट पूछी जाती है इसलिए ध्यान रखना, लिखिए इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ ईटा, पहले तो यहां से बताएं यूनिट क्या बनेगी, इसको देखकर न्यूटन की जगह क्या लिखें, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड नोट करो, ये डायन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, सीजीएस सिस्टम यूनिट इज डायन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, इसको पॉइज बोलते हैं, 1 पॉइज, तो 1 पॉइजली जो है वो उसे चेंज करो जरा, पॉइज में कितना आएगा, जो 1 पॉइजली है उसको सीजीएस में जरा चेंज करें, हाँ 10 आएगा,
1 पॉइज़ली आपका जो है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 1 पॉइज़ली जो है PL क्या है, न्यूटन है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। तो न्यूटन को 10⁵ हो जाएगा और ये मीटर को सेंटीमीटर में 10⁴ आ जाएगा ना, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, तो 10 बचेगा। उसे कन्वर्ट कर लें, प्रूव करने को आता है 11th में। 1 पॉइज़ली इज इक्वल टू 10 पॉइज़ या 1 डेका पॉइज़ भी बोलते हैं। 1 पॉइज़ली इज इक्वल टू 10 पॉइज़ या 1 डेका पॉइज़। लिखा पॉइज़ली और पॉइज़। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें पॉइज़ली फार्मूला। पॉइज़ली फार्मूला स्पेलिंग लिखा चुके हैं ऊपर। पॉइज़ली फार्मूला उसमें नीचे लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड through a horizontal capillary tube, the rate of flow of liquid through a horizontal capillary tube, the rate of flow of liquid through a horizontal capillary tube depends। पहली बात तो ये कि आगे के चैप्टर में आएगा, आप रेट ऑफ फ्लो का मतलब समझ लें। रेट ऑफ फ्लो मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है वॉल्यूम फ्लो रेट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड, आपने डायमेंशन में यूज किया होगा, वहां बताया गया था, वो ध्यान रखने वाली चीज है डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, कभी कहीं कैपिटल V से लिख देते हैं, कहीं Q से भी लिखते हैं, Q और V दोनों से लिखते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक। तो ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी V प्रोपोर्शनल प्रेशर ग्रेडियंट यानी P/L, प्रेशर अपॉन लेंथ। जैसे भी वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा था तो क्या था, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वैसे ये प्रेशर अपॉन लेंथ। ब्रैकेट में प्रेशर ग्रेडियंट, डीपी नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में प्रेशर ग्रेडियंट लिख दो। रेट ऑफ फ्लो ब्रैकेट में वॉल्यूम फ्लो रेट V प्रोपोर्शनल R⁴ है। आपने ऊपर जो लिखा है उसमें किसी कैपिलरी ट्यूब में है, ध्यान रखना, इसकी लेंथ L है, प्रेशर का डिफरेंस ये है, यहां से यहां तक, आप समझ गए ना, यहां से यहां तक प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि बिना प्रेशर के लिक्विड फ्लो नहीं होगा। आपने ऊपर लिखा है, यहां पर देखें पॉजिटिव फार्मूला में, कि रेट ऑफ फ्लो किसके अंदर है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, थिन ट्यूब होगी, समझ गए ना। तो उसके अंदर जो फ्लो होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी रेडियस R है, R⁴, ठीक। और तीसरा पॉइंट नोट करें, 1/η, V प्रोपोर्शनल 1/η, इन तीनों को मिला दें तो V प्रोपोर्शनल P/L R⁴ डिवाइडेड बाई ईटा, P/L R⁴ डिवाइडेड बाई ईटा। हाँ, इसको डायमेंशन से प्रूव कर लेंगे ना, ये सभी क्वेश्चन बुक्स में दिया गया है, ध्यान रखना। जब इसको डायमेंशन से आप प्रूव करेंगे तो क्या करते हैं, बोलो जरा,
V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे, P ओवर L पावर x ले लो, ठीक, R पावर y और ईटा पावर z। याद है ना क्वेश्चन? 4 पर नहीं निकलता इक्वेशन है, इसलिए ये न्यूमेरिकल जहां डायमेंशनल दिया गया है और 11th में ध्यान रखना बहुत कि वैसे वो एक साथ दे देते हैं, क्योंकि 4 क्वांटिटी ना, प्रेशर है, लेंथ है, रेडियस है और ईटा है, तो P ओवर L को एक साथ देते हैं। ध्यान रखना, तुम अपने पेपर में कहीं पूछ दे वहां ये न्यूमेरिकल, तो P ओवर L एक साथ लेना, इस पर पावर x, इस पर पावर y और इस पर पावर z। देख के बताओ क्या आएगा आंसर, अगर ड्राइव करेंगे तो x कितना आएगा, जल्दी बोलो। अरे वहां आंसर देख के बताओ ना, x कितना आएगा 1, क्योंकि P ओवर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। y कितना आएगा 4, r पावर 4 है, और z कितना आएगा -1, वो ड्राइव हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब इनको इक्वल करते हैं तो यहां कांस्टेंट याद रखें, ये पाई ओवर 8 आता है, पाई ओवर 8, पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल, ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तुम्हारे वाले जो बुक है उसमें ये नहीं गिवन है, ठीक है ना, इनके में दिया है लेकिन तुम्हारे में उन्होंने नहीं दे रखा वॉल्यूम फ्लो रेट का, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव का बहुत कॉमन चीज है, बताएंगे अभी क्यों है। पी आर पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना, नहीं फार्मूला नोट कर ले, ठीक है, यहां पर नीचे लिख दें यूज्ड ओनली स्टीडी फ्लो ऑफ लिक्विड, यूज्ड ओनली, फार्मूला के ब्रैकेट में लिख दें यूज्ड ओनली स्टीडी फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू हॉरिजेंटल ट्यूब। कंडीशन जरूर मालूम होनी चाहिए कि किन कंडीशन में कोई फार्मूला यूज हो रहा है, और वॉल्यूम फ्लो रेट का है मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कितना वॉल्यूम पर सेकंड पाइप में फ्लो होगा। यूज्ड ओनली स्टीडी फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू हॉरिजेंटल ट्यूब, ठीक। प्रूव कैसे करेंगे, डायमेंशन से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोगों ने उसमें 9th-10th की थ्योरी में यहाँ पर ये पढ़ रखा होगा, एक इलेक्ट्रिकल में एक ओम्स लॉ पढ़ रखा होगा, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट है और ये वोल्टेज है, तो क्या था ओम्स लॉ, बात नहीं करना, V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा था ना, R रेजिस्टेंस होता है और I करंट है और V वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्ट है, यहाँ पर V, ध्यान रखना दोनों मिक्स नहीं करना, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसीलिए लोग इसे कैपिटल Q से लिख लेते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वोल्ट है, यहाँ पर जो वोल्ट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक, और ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक। यहाँ जो वोल्टेज है उसको प्रेशर डिफरेंस से कंपेयर करते हैं, प्रेशर डिफरेंस, ये ध्यान देना, ये जो P है, आपने जो पाइप बनाया था, हमने ये डायग्राम बना रखा है, उसमें P जो है वो इनके दोनों पॉइंट के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस है, समझ गया ना, ये वोल्टेज का काम करेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा है। करंट क्यों फ्लो होती है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। वैसे यहां पर वाटर किधर फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ठीक, ये समझ गए होंगे आप। और जो वॉल्यूम फ्लो रेट V है उसको करंट से कंपेयर करते हैं, करंट जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट से कंपेयर करते हैं, यानी कि ये हमारा जो है वो करंट बनेगा, ये वाला टर्म, और वो वोल्टेज बनेगा, ठीक। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान I होता है, ठीक, यहां से देखें R होगा V अपान I, वहां से निकालें रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर, और करंट की जगह वॉल्यूम, यहां पर वोल्ट लिख देना जिससे कंफ्यूजन ना हो आपका, वोल्ट अपान करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ V लिख रखा है ना, समझ गए होंगे। करंट की जगह वॉल्यूम फ्लो रेट और इसकी जगह प्रेशर, तो P अपान V क्या आएगा, यहां से देख के बताओ, P अपान V क्या आएगा, 8 ईटा L डिवाइडेड बाई पाई R पावर 4, ठीक है, इसको फ्लूइड रेजिस्टेंस बोलते हैं, फ्लूइड रेजिस्टेंस,
जैसे वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वैसे ही यहाँ पर ये फ्लूइड रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सीरीज कनेक्शन है, वहां क्या फार्मूला था सीरीज कनेक्शन में, याद है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही यहां भी फॉलो करता है, ठीक। अब ये और पैरेलल का लिख दे रहे हैं, पैरेलल में क्या लगेगा? पैरेलल कनेक्शन। ये जो ध्यान रखना, जैसे ये फ्लूइड रेजिस्टेंस है वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत जगह यूज होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की तरह हर जगह फॉलो करे, समझ गया ना? यहां इलेक्ट्रिकल की तरह ये फॉलो करता है। तो पैरेलल कनेक्शन में फार्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बाकी इसमें ये जो फ्लूइड रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है और जो थ्योरी है वो कॉम्पिटिटिव वाले लेक्चर में डाली जाएगी, यहाँ नहीं मैटर है। यहाँ इतना आप बेसिक जरूर मालूम होना चाहिए कि फ्लूइड रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, ठीक है ना? ये नोट कर लिया, नीचे का नोट करो। जैसे इलेक्ट्रिकल में आप याद होगा कि सीरीज और पैरेलल लगा के, ध्यान है, न्यूमेरिकल लगाते थे 10th 9th में कि वोल्टेज कितना होगा, करंट कितनी होगी ना। वैसे ही यहाँ पर दो कैपिलरी ट्यूब, देखो एक कैपिलरी ट्यूब ये कौन सा कनेक्शन हुआ? सीरीज, समझ गए ना? तो इसमें प्रेशर दे दिया, फिर नेट रेजिस्टेंस निकालना या वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना, क्वेश्चन ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं उठाकर, उससे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर ओम्स लॉ लगा के उनसे सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए ना? और इस तरह से होगा तो पैरेलल होगा। एक तरफ वाटर का टैंक लो, प्रेशर है, दूसरी तरफ ये दोनों ट्यूब लगा दो, ये पैरेलल में होगी। आगे बात समझ में? तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं लेवल में उसमें वहां पर, ठीक। तो इसमें यहाँ पर इसी में हम पॉइंट डाल के केवल फार्मूला आपको नोट करा दे रहे हैं कि जैसे ये अगर कोई कैपिलरी ट्यूब है, पॉइंट डाल के ही नीचे लिख देना, इसका ये एक्सिस है। इसमें तुम्हें ध्यान होगा कि जब लिक्विड फ्लो होगा ट्यूब के अंदर, तो जो यहाँ के टच में होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जैसे अभी देखा था कि बेड पर वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी रेडियस R है, यहाँ से x डिस्टेंस पर वेलोसिटी v का फार्मूला है। ये वेलोसिटी v है, ध्यान रखना, x डिस्टेंस पर वेलोसिटी v। ट्यूब बनाएं, पॉइंट डालकर लिखें, और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड v, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड P डिवाइडेड बाई, P प्रेशर है अक्रॉस द 4 eta L, ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल कम्पिटिटिव उसमें काम आएगा। P/4 eta L ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इसको वेरीफाई करा दो, वो वाला लिख लिया थ्योरी, ठीक है। अगर x 0 डालेंगे तो कहां पर आ गई वेलोसिटी? सेंटर पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। सरफेस पे डालेंगे तो x कितना डालोगे? R, तो ये 0 हो जाएगा, समझ गए ना? तो केवल ये दोनों में फर्क ध्यान रखना, वो वेलोसिटी है और इसमें क्या था, ये वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना? उसे चाहे Q से लिख देना अगर कंफ्यूजन लगे तो वो अलग मैटर है और वॉल्यूम फ्लो रेट अलग चीज है। ये 4 कहाँ, P/4 eta L, v वेलोसिटी है सेंटर से x डिस्टेंस पर किसी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। फ्लूइड रेजिस्टेंस समझ गए होंगे आप? लिखा? नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोशन ऑफ विस्कस, मोशन इन ए विस्कस फ्लूइड लिखा है, मोशन इन ए विस्कस फ्लूइड, मोशन इन ए विस्कस फ्लूइड, ब्रैकेट में लिखें स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ। देखो किसी कंटेनर के अंदर
मान लो उसमें लिक्विड भरा है बहुत सारा, ठीक। वैसे आइडियल थ्योरी में इनफाइनाइट एक्सटेंशन लेते हैं। इनफाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब लिक्विड इनफाइनाइट लेंथ तक, डेप्थ तक भरा हुआ है, ठीक। उसमें कोई स्फेरिकल बॉल को डाल दीजिए, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो mg लगेगा नीचे, ठीक है, mg डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट लगेगा किधर? अपवर्ड लगेगा। एक और इसमें फोर्स लगता है जो कि विस्कस ड्रैग कहते हैं, जिसे वही स्टोक्स लॉ का है, आपने डायमेंशन में पढ़ा है, फार्मूला अच्छी तरह से ध्यान होगा, 6 पाई ईटा आरवी, वहाँ ड्राइव करते डायमेंशन में, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे बॉल को आपने लिक्विड में डाला तो बॉल के जो टच में लेयर होती हैं वो वेलोसिटी गेन कर लेती हैं। ध्यान से समझें बात को, बॉल को डाला आपने किसी, उसमें स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड बॉडी, तो क्या होगा, आसपास की वेलोसिटी गेन कर लेंगी। नेचुरल है कि जो लेयर बॉल के टच में होगी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, उनके डिफरेंट लेयर में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। एक बॉल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? बॉल नीचे आ रही है, अपवर्ड करेगा, ये नेचुरल है कि अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। वो जो विस्कस फोर्स है वही 6 पाई ईटा आरवी होता है, उसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं, ठीक। तो लिखे नीचे, ठीक है, व्हेन ए सॉलिड बॉडी, व्हेन ए सॉलिड बॉडी फॉल्स, व्हेन ए सॉलिड बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, when a solid body falls under gravity through a liquid, लिक्विड और गैस दोनों हो सकती हैं, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लूइड होता है वर्ड इसके लिए जनरल, ठीक है ना। देखिए, when a solid body falls under gravity through a liquid, ब्रैकेट में और गैस, the layers of liquid in contact, the layers of liquid in contact with the body moves with the velocity of the body, moves with the velocity of the body। नेचुरल है कि स्फेरिकल बॉल अगर डालेंगे तो उसके जो टच में लेयर हैं वो उसी की वेलोसिटी से मूव करेंगी, फिर कम होती जाएगी आगे। क्या लिखा, मूव्स विद ए, मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी while the layers, while the layers far away, FAR, far away from the body, while the layers far away from the body remains at rest, while the layers far away from the body remains at rest, ठीक है ना, बिल्कुल। बहुत दूर तो वेलोसिटी नहीं होगी, जो उसके टच में होंगी उन्हीं को गेन करेगा। द मोशन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस, द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस a relative motion, the motion of the body produces a relative motion between the layers of the liquid, motion of the body produces a relative motion between the layers of the liquid, this is opposed by, this is opposed by the viscous force coming into play in the liquid, viscous force coming into play in the liquid, the viscous force increases, the viscous force increases with increasing velocity of the body, viscous force increases with increasing velocity of the body, जितनी वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे विस्कस फोर्स बढ़ेगा उतना, नेचुरल है कि उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ऊपर की तरफ। लिखा, विस्कस फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू द, एंड अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू द इफेक्टिव फोर्स driving the body, ultimately becomes equal to the effective force driving
द बॉडी। जरा इफेक्टिव फोर्स कौन से होंगे? जैसे ये कोई बॉल है, उसको आपने वाटर में डाला, mg नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट ऊपर, नेट फोर्स कितना हुआ? वेट माइनस अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स इसके इक्वल हो जाता है। यानी अपवर्ड दो फोर्स हैं, एक विस्कस फोर्स अपवर्ड है, दूसरा फ्रिक्शन, एक विस्कस फोर्स और दूसरा अपथ्रस्ट, दोनों अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, दोनों बैलेंस कर लेते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। उन्होंने डाउनवर्ड फोर्स और माइनस अपवर्ड जो विस्कस, वो जो अपथ्रस्ट है, वेट माइनस अपथ्रस्ट, उसको इफेक्टिव फोर्स बोल दिया है। वो किसके इक्वल हो जाएगा? विस्कस फोर्स के। तब क्या होगा? तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगी, ठीक है ना? इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह से पेपरों में ध्यान रखना, क्रिटिकल वेलोसिटी अलग चीज है जो कल पढ़ाई थी, और टर्मिनल अलग है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वहां भूल जाओ, ठीक है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी? जो स्टीडी फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, समझ गए ना? यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं। इसी में लिखे, नेक्स्ट पैरा में लिख दें, क्या लिख दिया अभी तक? बिकम्स द इफेक्टिव फोर्स, अभी क्या, हाँ नीचे लिखिए, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है? नेक्स्ट पैरा में लिखें, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज देन जीरो, the net force on the body is then zero and body falls with a constant velocity. The net force on the body is then zero, the body falls with a constant velocity called terminal velocity, called terminal velocity. आपको स्टोक्स लॉ में और टर्मिनल वेलोसिटी दोनों को निकालते समय ये थ्योरी का पैरा लिखना पड़ेगा, अपनी बात लिखनी पड़ेगी कि कहां से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, देखिए, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, यही स्टोक्स लॉ है जो ड्राइव कर रहे हैं। अब विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, विस्कोसिटी ईटा, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, viscosity eta, number two, velocity of sphere, velocity of sphere, number third, radius of sphere, third, radius of sphere। ये विस्कस फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल टू किसके किसके हैं? ईटा, रेडियस, वेलोसिटी, एक में x लगा दो, एक में y और एक में z, तो F इज इक्वल टू k ईटा, हाँ, और v पावर z। क्या आएंगी वैल्यू? याद है फार्मूला? नहीं, x y z डायमेंशन रख लेंगे ना, x 1 आएगा, y 1 है, z 1 आता है, और k की वैल्यू लर्न है तो 6 पाई होती है, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये डेरिवेशन यहां भी पूछे जा सकते हैं, सब डायमेंशन से प्रूफ होते हैं। के की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। ये विस्कस फोर्स है, समझ गए ना, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहां दो पॉइंट इसके नोट कर दें, लिखिए, इन ऑर्डर टू ड्राइव द एबव रिलेशन, इन ऑर्डर टू ड्राइव द एबव रिलेशन, स्टोक एज्यूम फॉलोइंग एजम्पशन, या स्टोक एज्यूम फॉलोइंग एजम्पशन। ये केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए, लगता तो सब में है लेकिन फार्मूला नहीं ड्राइव किया जा सकता। यहाँ रेडियस है ना, तो नेचुरल है, स्फेरिकल बॉडी है। देखिए, नंबर वन, स्फेरिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, स्फेरिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। लिखा, स्फेरिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। सेकंड पॉइंट,
fluid through which body falls, fluid through which body falls is infinite in extent, यानी कंटेनर इनफाइनाइट डेप्थ का है, इनफाइनाइट इन एक्सटेंट एंड होमोजीनियस, एक जैसा लिक्विड है, होमोजीनियस। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो स्लिप बिटवीन, देयर इज नो स्लिप, क्योंकि बॉडी के टच में जो है उसकी वेलोसिटी v ली है। देयर इज नो स्लिप बिटवीन द स्फेरिकल बॉडी, there is no slip between the spherical body and the layer of fluid, coming लिखा, coming in contact with it, coming in contact with it। Next point, velocity is small, so the motion of fluid, velocity is small, so the motion of fluid relative to body, motion of fluid relative to body remains streamline। Velocity is small, so that motion of fluid relative to body remains streamlined। तो ओके स्टूडेंट, हम ये इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है कल इसका डेरिवेशन कराएंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है ना। आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।